हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड के ईएनटी डिसऑर्डर का लेक्चर नंबर 2, जिसका टॉपिक होने वाला है रिनाइटिस। ये रिनाइटिस टॉपिक आपने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे, जो कि सेमेस्टर 3 में ही पढ़ाया जा चुका होगा, यानी तीसरे सेमेस्टर में ही आपको पढ़ाया जा चुका होगा। इस वीडियो सीरीज में हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, और फ्री में आपको नोट्स भी देने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि रिनाइटिस होता क्या है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, रिनाइटिस एक टॉपिक है जिसको कोरेजा भी कहते हैं। तो कोरेजा या रिनाइटिस जो है वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, यानी नोज का इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। यानी जो नोज होता है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो उसको रिनाइटिस कहते हैं। और एक कैरेक्टराइज बाय होता है रनिंग नोज एंड नेजल कंजेक्शन, यानी इसको पहचान सकते हैं आप रनिंग नोज और नेजल कंजेशन से। ठीक, तो यानी ये इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक, तो एक तरीके से आपके नाक की बीमारी है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ये रनिंग नोज और नेजल कंजेशन इसमें दिखाई पड़ता है। ठीक, अभी कितने टाइप का होता है, तो ये मेनली 3 टाइप का होता है, एक्यूट, एलर्जिक और क्रोनिक। एक्यूट मतलब कम समय तक होने वाला, और क्रोनिक मतलब लंबे समय तक होने वाला। एलर्जिक आप समझ ही रहे हैं कि किसी एलर्जी की तरह होने वाला है, किसी एलर्जी से होने वाला। करते हैं एक्यूट की, तो एक्यूट जो होता है वो सामान्यतः ठंडियों में दिखाई देने वाला होता है, यानी सामान्यतः ठंडियों में दिखाई देता है और एक लोगों से दूसरे लोगों में स्प्रेड होता है, यानी फैलता है। और एलर्जिक रिनाइटिस जो होता है उसको हे फीवर भी कहते हैं, और ये जो होता है एलर्जिक रिएक्शन होता है अगेंस्ट में डस्ट, पॉलन और फूड के, यानी ये एलर्जिक रिएक्शन होता है, एक तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक, और ये रियरली स्प्रेड होता है, यानी ये जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता नहीं है। और क्रोनिक जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, यानी नोज में जब लंबे समय तक इन्फ्लामेशन रहेगा तो उसको क्रोनिक कहेंगे। अगर थोड़े समय के लिए रहेगा तो उसको एक्यूट रिनाइटिस कहेंगे। एक्यूट रिनाइटिस जो होता है नॉर्मली आपका जो जुकाम पकड़ता है ये भी हो सकता है, लेकिन क्रोनिक में आपको लंबे समय तक रहेगा, यानी 2 महीने 3 महीने ऐसे रहेगा, 4 हफ्ते से ज़्यादा रहने वाला है। ठीक, और एक्यूट रिनाइटिस होता है यही जब रिपीटेड होने लगता है तब इसको क्रोनिक कहते हैं। का होता है एक्यूट रिनाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस और क्रोनिक रिनाइटिस। तीनों समझ में आ गया ना? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी या कॉजेज। ठीक, कॉजेज यानी इसका कॉजेज क्या होने वाला है। ठीक, एक्यूट रिनाइटिस में क्या कॉजेज होने वाला है, एलर्जिक में और क्रोनिक में, तीनों का अलग अलग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट रिनाइटिस। तो एक्यूट रिनाइटिस मेनली आपका जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है वही होता है। तो इसमें देखिए इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है कोल्ड एक्सपोजर, यानी ठंडी चीज़ों का एक्सपोजर। आप पी लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए या कुछ भी ठंडा पानी पी लिए, तो इससे भी आपको हो सकता है, कुछ लोगों को होता है। ठीक, माइक्रोब्स से हो सकते हैं, ठीक, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से भी हो सकता है। एक्सपोजर टू ऑर्डर और परफ्यूम्स, यानी परफ्यूम्स के आप संपर्क में आ गए तो इससे भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद एलर्जिक में क्या होता है, तो हाउस डस्ट हो सकता है, माइट्स हो सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, केमिकल्स हो सकता है, पॉलेंस हो सकता है। केमिकल्स में देखिए कुछ लोगों को पेंट से एलर्जी होती है, पेंट की जो महक होती है उससे भी एलर्जी होती है, और ग्रासेस कुछ लोगों से घासों से भी होता है। ठीक, एलर्जी। तो क्रोनिक की बात करें तो एडेड डिजीज से भी हो सकता है, जैसे साइनोटाइटिस, एडिनोटाइटिस, और क्रोनिक स्मोकिंग से भी ये फैल सकता है, यानी आप लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो इससे भी आपको क्रोनिक रिनाइटिस होने का चांस है। टोबैको से भी हो सकता है, यानी क्रोनिक जब आप टोबैको का च्युइंगम यानी टोबैको का सेवन करेंगे तो इससे भी हो सकता है। इसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होने वाला है रिनाइटिस के लिए, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिस्क में यानी रिनाइटिस होने का चांस बढ़ा सकती हैं। रिस्क फैक्टर मतलब चांस बढ़ा देती हैं जो होने का। उसमें आता है वायरसेस, यानी आप वायरस के संपर्क में आए, यानी जैसे कि एक पर्सन को सर्दी जुकाम है, आप उसके संपर्क में आ गए, ठीक, तो उससे भी हो सकता है। आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, वीक इम्यून सिस्टम है, स्मोकिंग है। अब वीक इम्यून सिस्टम आपको कई कंडीशन में हो सकता है, जैसे आपको एड्स वगैरह भी है तो इससे भी हो सकता है, कोई डिजीज भी आपका इम्यून सिस्टम वीक करते हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल से भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे वही डस्ट हुआ, इन सब के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। एलर्जी हुआ, हाइजीन हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका आ जाता है, पॉल्यूशन भी आ जाता है जिससे भी हो सकता है। या कुछ लोग जैसे कि सीमेंट की फैक्ट्री या अदर जगह पे काम करते हैं तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है पैथोफिजियोलॉजी, इसको डिस्कस करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी का जो सबसे पहला लाइन होता है वो आप लोगों को पता है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि एलर्जी हुआ
या अदर जैसे डस्ट हुए इन सब से। तो इसमें लाइक जैसे हमने एक ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2-3 आप लाइक करके लिख सकते हैं, लाइक एलर्जी डस्ट वगैरह वगैरह। ठीक, के बाद आता है एलर्जन बॉन्ड टू आईजीई। आईजीई जो होता है वो एंटीबॉडी होता है आपके में, आपको पता ही होगा। आपके 5 एंटीबॉडीज होते हैं, पांचों के नाम आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो आईजीई एंटीबॉडी से बॉन्ड कर लेता है, ठीक, यानी उससे जुड़ जाता है एलर्जन जो होता है। जो आईजीई एंटीबॉडी होता है ये आपके मास सेल में जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये जब बाइंड कर लेता है, बॉन्ड कर लेता है एलर्जन आईजीई एंटीबॉडी से, तो रिलीज करता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो लीड करेगा इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन करेगा। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा तो वो कॉज करेगा म्यूकस ग्लैंड का स्टिमुलेशन, यानी स्टिमुलेट कर देगा वो म्यूकस ग्लैंड को। और जब म्यूकस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा म्यूकस का प्रोडक्शन। जब म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रनिंग नोज आपको दिखेगा, नेजल कंजेशन दिखेगा, ईचिंग दिखेगी, स्नेजिंग दिखेगी, यानी ये सब दिखाई देने वाले। तो पैथोफिजियोलॉजी एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद आईजीई बॉन्ड एंटीबॉडी से बॉन्ड कर लेगा एलर्जन, जो आपका एलर्जन पार्टिकल होगा, डस्ट होंगे या कोई भी होगा एलर्जन पार्टिकल हो। उसके बाद रिलीज करेगा हिस्टामिन। जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो आपको इन्फ्लामेशन काज कराएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक, जो कि म्यूकस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा और जिससे म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। अब म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, स्वाभाविक सी बात है कि आपका रनिंग नोज होगा, नेजल कंजेशन होगा, ईचिंग होगा, स्नेजिंग होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होने वाला। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देने वाले हैं रिनाइटिस में, इसी के बारे में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। तो आप अपने एग्जाम में साइन एंड सिम्टम्स ना लिख के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, इससे आपका क्या होगा, आपका जो वर्ड होंगे वो प्रोफेशनल लगेंगे, अच्छे लगेंगे और उससे एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित भी होगा। ठीक, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है इस ऐसे ही आप लोग ईटियोलॉजी लिखेंगे, ना कि आप लोग कॉजल लिखेंगे। इसके जगह पे आप कॉजल लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ईटियोलॉजी लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, तो आप लोग टेक्निकल टर्म का यूज कीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है रनिंग नोज, यानी आपका जो जुकाम होगा तो आपके रनिंग नोज होंगे। ठीक, यानी नेजल सिक्रेशन भी होगा। यानी उसके बाद आता है हेडेक, यानी आपके सर में दर्द होगा, हेडेक का मतलब सर में दर्द होगा। टेयरिंग इन आई, आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, ठीक, यानी पानी निकलेगा। नेजल कंजेशन होगा, नाक जिसको कहते हैं नाक जाम हो जाना, यानी नेजल कंजेशन होगा। ईचिंग होगी, खुजली होगा, फीवर होगा। फीवर तभी होगा जब आपको इन्फेक्शन होगा, यानी इन्फेक्शन का मतलब आपको बैक्टीरियल या वायरल कोई इन्फेक्शन हो जाएगा इन्फ्लामेशन होने के बाद में, तो उससे आपको फीवर हो सकता है। ठीक, इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। तो असेसमेंट वाले वीडियो में हमने बात किया था इन सब के बारे में, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होने वाला है, इन सब के बारे में बात किया था। तो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नर्सिंग शिक्षा नोट्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में क्या करेंगे। तो हिस्ट्री लेंगे कि कब से आप लोगों को है, यानी लंबे समय से होगा तो उसको क्रोनिक हो सकता है या थोड़े समय से होगा। और उसके बारे में हिस्ट्री ये भी लेंगे कि वो कहाँ पे काम करता है, कहीं उसको एलर्जी वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी फैक्ट्री वगैरह में, कोल माइंस या सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह में तो काम नहीं करता है, ये भी पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में आपका सीबीसी देखेंगे। इसिनोफिल बढ़ा होगा तो इसका मतलब एलर्जी से हुआ, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा होगा तो इसका मतलब है आपको एक्यूट रिनाइटिस है। ठीक, सीबीसी में ये 2 चीज़ें आपको देखनी होगी। आईजीई टेस्ट करवाएंगे, आईजीई एंटीबॉडी से बाइंड करता है, अभी आपने देखा पैथोफिजियोलॉजी में, तो आईजीई टेस्ट करवाएंगे। इसके बाद स्किन प्रिक टेस्ट करवाएंगे। एलर्जी आप चेक करने के लिए स्किन प्रिक टेस्ट होता है, इसको जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह डिजीज जो होता है ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट में ज़्यादा यूज किया जाता है। राष्ट्र टेस्ट करवाएंगे। लेवल ऑफ आईजीई क्या है, राष्ट्र का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्र का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, इसमें देखेंगे लेवल ऑफ आईजीई क्या होने वाला। और अगर किसी चीज़ से कुछ नहीं पता चलता है तो सीटी स्कैन लास्ट में करवाएंगे, देखने के लिए कि क्या हुआ है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। तो अभी तक हमने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन देखा। इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में
सबसे पहले देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होने वाला। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी दवाई देने वाले हैं, तो सबसे पहले देंगे एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ठीक, तो एंटीबायोटिक में एमॉक्सिलिन देंगे और पेनिसिलिन, जैसे बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन एक कॉमन दवाइयाँ हम आपको बस कुछ नाम बताने के लिए, जिससे आपको नाम याद हो जाए, इसीलिए दिए हैं। और इसके बारे में, इन दवाइयों के बारे में डिटेल में हम फार्मा के लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग के सारे लेक्चर इस चैनल पे आने वाले हैं धीरे धीरे करके। ठीक, एक एक करके आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वीडियो जल्दी भी बनने लगेगी, बस सपोर्ट कीजिए। तो सिट्रीजिन एंड तो दूसरी दवाई जो होने वाली है, दूसरी मेडिसिन होने वाली है, वो एंटीहिस्टामिन मीन्स होने वाले, यानी जैसे सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन, ये सब होने वाले हैं, जो कि ब्लॉक कर देता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन। जैसे कि रिलीज ऑफ हिस्टामिन यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जब आपका बाइंड करता है एलर्जन आईजी एंटीबॉडी से, तो ये रिलीज करता है हिस्टामिन, तो इसी को ये ब्लॉक कर देगा, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं। ठीक, उसके बाद एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक पीसीएम देंगे, अगर आपको सिम्टम्स वाइज ट्रीट करना रहेगा, जब पेन है या क्या है, उस हिसाब से आप लोग दवाई वगैरह दे सकते हैं। ठीक, और बाकी लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होने वाली, एंटीबायोटिक्स और एंटीहिस्टामिन। ठीक, इस डिजीज़ में कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक, नर्सिंग मैनेजमेंट है, हम लोग उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, एडुकेट न्यूट्रिशन देंगे, उसको न्यूट्रिशन देंगे, वार्म फ्लूइड इंटेक करने को कहेंगे, स्टीम इनहेलेशन देंगे। ठीक है, अगर उसको बार बार यानी उसको क्रोनिक हो रहा है, तो उसको एजुकेट करेंगे उसका कंडीशन के बारे में, क्या उसको खाना है क्या नहीं खाना, हर एक चीज़ के बारे में उसको बताएंगे। इस टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो में हमने रिनाइटिस के डेफिनेशन से लेके टाइप क्या होती हैं, इटियोलॉजी क्या होने वाले, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी क्या होने वाले, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मैनेजमेंट, सब चीज़ के बारे में डिटेल में बात कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर किए वाले हैं। नोट्स को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।